दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित। जैसा कि आपको पता है कि आप सभी विदित हैं कि 30 सितंबर को पेपर होने वाला यूटेट का। और मैं इस पेपर को पढ़ने वाला था। जैसे मुझे लोगों ने कहा कि सर अब सॉल्व कराओ, जैसे मैंने देखा पेपर में तो देखकर मैं सोचने लगा इतना टफ पेपर। अब मैं आपको टेस्ट करूंगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको मैं चेक करूंगा कितना गणित उनको आता है इस पेपर के माध्यम से। तो आज सब लोगों की परीक्षा भी है और चाहेंगे सब लोग जवाब तरीके से देंगे। और पेपर को बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, जैसे कि आप सभी साथियों का भला हो जाए जो भी लोग जुड़े हैं। इस पेपर में पहला सवाल आपके समक्ष था, मैथमेटिक्स का पेपर है। तो क्वेश्चन था 7/4/9, 10/21 और 20/63 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं भिन्नों के HCF की बात करता हूं तो शायद आप सभी जानते होंगे कि भिन्नों का जो HCF होता है वो क्या होता है। HCF क्या होता है कि किसी भी भिन्न के अंश जो हैं उनका HCF है ना, ऐसे तो करते हो कि अंश का HCF, जो अंश है उसका HCF और हर का LCM। ऐसे होगा ना, हर का LCM। यही तो करते हो आप लोग। अगर मैं इस सवाल को आपसे बोलूं तो अंश का मतलब कितना है, यहां पर देखा जाए तो अंश का मतलब सीधा सीधा आप देखिएगा कि अंश पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां अंश कितने हैं, 4 है। यहां पर अंश कौन सा है, यहां पर 10 है। यहां पर अंश कौन सा है, यहां पर 20 है। तो इन सब का तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, इन सब का निकालना पड़ेगा आपको HCF। बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं इसको अगर करेंगे तो। अगर मैं इसकी बात करता हूं नीचे वालों की, तो इनका निकालना पड़ेगा आपको LCM, ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं HCF एलसीएम की बात आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, अब सही दिख रहा है ना। तो क्या करें, तो 4, 10 और 20 का अगर मैं आपके सामने एलसीएम निकालने की बात करता हूं तो शायद आप इजीली इसको मैनेज कर लेंगे कि 4, 10 और 20 का एलसीएम या HCF कितना होगा, दैट इज ओनली 2। ठीक है, 2 होगा ना। और अगर मैं बात करता हूं इसके HCF की तो नीचे वाली संख्या किससे कटती है, आप कहेंगे 9, 21 और 63 का एलसीएम। 9, 21 और 63 का एलसीएम तो 63 होता है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है आपकी तरफ से जो मिला है, एकदम करेक्ट जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2/63। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, एक सवाल और ले चलिए। अगर विजिबिलिटी कम हो तो मैं इसका साइज बढ़ा देता हूं। अरे नहीं सीमा, रिकॉर्डेड क्लास कैसे हो जाएगा, आप ऐसी बात कर, सब लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड। गुड इवनिंग टू एवरीवन। सवाल हल करने चले गए थे हम, इसलिए आपको लग रहा है रिकॉर्डेड नहीं है। इट्स नॉट रिकॉर्डेड सेशन, ये लाइव सेशन चल रहा है भाई। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको ये आसानी से सवाल दिख जाए। ओके, एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन था एक एक करके क्रमशः 20% और फिर 15% की छूट देने के बजाय एक साथ छूट दे तो कितनी छूट देनी पड़ेगी, सवाल आपके समक्ष है। ठीक है ना। तो देखूंगा आपका जवाब मुझे कैसे मिलेगा और तेजी से मिलेगा। जी मैं पेपर देख, अच्छा ओके, तो जवाब क्या मिलेगा जल्दी से दीजिएगा आंसर। तो समझते हैं, देखो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको दो लगातार कॉन्जुगेटिव छूट मिल जाए तो आपको एक ही फॉर्मूला याद है ना, कौन सा, A+B+AB/100, शायद आपको याद होगा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है ना। इसको कर लें। अब क्या करें, तो ए कितना है, देखो दोनों की छूट है, इस पर हम गलती क्या करते हैं, छूट हो, घाटा हो, डिस्काउंट हो, लॉस हो, हम इसको माइनस में लेके चलते हैं, दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएंगी। तो मैं पुट कर दूं इधर, तो ये हो जाएगा -20, -15 और प्लस, जब दोनों की गुणा करेंगे माइनस प्लस की तो किसमें हो जाएगी, प्लस में ना। तो इट विल बी व्हाट, आपने कहा 20, 15, अगर हम गुणा कर दें तो 20 गुणा 15। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ये शायद पेन दिक्कत कर रहा है, मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ फिर से स्टार्ट करूंगा। ओके, 1 सेकेंड रुकिएगा।
हाँ हाँ ओके, तब तक आप सेशन को शेयर करके आ जाओ, जिससे कि जो लोग हैं जुड़े हैं वो सब लोग इसको आसानी से एक्सेस कर पाए, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को इसमें बन भी रही हैं। ओके, तो अब इसको मैं ज़रा एक बार हटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखेंगे, मुझे वो बता दीजिएगा कि मेरा विजिबल है कि लिखा हुआ कि नहीं। अगर विजिबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो मैं उसको और कुछ चेंज करने की कोशिश करूँ। ओके, तो शायद आपको विजिबिलिटी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या आपको ये चीजें विजिबल हो रही हैं जो मैं लिख रहा हूं जी। अभी दूसरा क्वेश्चन है, तो इट्स विजिबल और नॉट। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है ना, ओके, कुछ इट्स नॉट विजिबल। ओके, पेन में कुछ दिक्कत है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको सही करता हूं। अभी ये अभी सही होगा, एक बार थोड़ा सा मुझे इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम शायद इसमें होती है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, अभी इसको मैं शुरू कर देता हूं। एक थोड़ा सा बस समय दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें शायद विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा सा मैं इसको कोशिश कर रहा हूं करने की, तो पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो रहा होगा। मैं इसको भी अभी आपके सामने हाँ एकदम सही करने का निर्णय ले रहा हूँ। थोड़ा सा बस मुझे समय दीजिएगा, मैं इसको रिस्टार्ट कर बंद कर दिया हूँ, दोबारा चला रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग आसानी से बिना किसी टेंशन के सवालों को कर पाएं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट रुकिएगा बस। विंडो हो गया है, डिस्प्ले हमने किया हुआ है, विंडो कर देते हैं। ओके ओके, वेट ए मिनट गाइस। ओके, एक मिनट मैं इसको कर रहा हूँ। ओके, वेट ए मिनट। ओके, इट्स विजिबल टू यू ऑल, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा क्या ये विजिबल है। आप मुझे कमेंट आपके मोबाइल में देखने पड़ेंगे। इट्स विजिबल नाउ, एवरीथिंग इज ओके। एक बार बता दीजिएगा मुझे सभी लोग कि ये सब विजिबल है आपको। ओके, नाउ इट्स क्लियर ना, तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, सवाल नंबर 2 मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा पेन स्मूथ चल जाएगा तो ये आपके सवाल आसानी से मैं दिखा पाऊंगा। तो मैंने कहा 20% और 15% की छूट, तो हमने कहा अगर ये नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल डिस्काउंट छूट घाटे ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके नेगेटिव में। तो आपको ये नेगेटिव लेके करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इफेक्टिव परसेंटेज का a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो इसका वैल्यू क्या है, माइनस का 20 माइनस का 15 और माइनस माइनस प्लस 20 गुणा 15/100। अब कितना हो, 20 और 15 कितना होता है, माइनस का 35, एक जीरो से 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, माइनस का 32। इसका मतलब क्या है कि इस बच्चे को जो छूट अगर आप देंगे तो आपको सिर्फ एक छूट देनी है 32% की, वही काफी रहेगी, उसी से उसका काम बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक बार मैं चेक ये कर रहा हूं कि मेरे जो कमेंट्स हैं आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। नाउ इट्स विजिबल, एवरीवन इज फाइन नाउ, ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आवाज ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। तो मुझे कमेंट आज यहाँ देखने पड़ेंगे क्योंकि सेटअप में शायद थोड़ा सा कुछ इशू है और मैं आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ। एक और दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि आप एक मिनट रुकिएगा, मेरा आपको फोटो भी नहीं दिख रहा होगा ना अभी जी। अभी ठीक है ना, अब एवरीथिंग इज फाइन नाउ। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं आगे और सवाल की बात करते हैं। सभी नोट करते चले अपने सवालों के आंसर को। एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल था ये स्टेट्स का, और इस सवाल को कौन कौन करेगा मैं देखूंगा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकने के। यदि ए बी सी का माध्य m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा, सभी लोग करिएगा। हाँ वो लगाऊंगा मैं, जूही अभी संडे में लगाऊंगा, संडे में मैराथन लगाऊंगा पूरी कंप्लीट, ठीक है ना। अभी प्रीवियस ईयर का पेपर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए इसको करा रहा हूं।
क्वेश्चन आपके समक्ष है, ए बी सी का माध्य m है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर 0, तो क्या? अब देखो समझो, आप सभी जानते हैं अगर मैं ए बी सी की बात करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, इसी को तो माध्य बोलते हैं कि कुल संख्याओं का योग बराबर, आप जो उसके बराबर कर दे तो आपको कुल संख्या मिल जाती है। मिल गया आपके सामने m, तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3m। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मैंने ये इक्वेशन यहां से निकाल दी। अब हुआ क्या आगे? सी ऑप्शन मिल रहा है, गलत जवाब मिल रहा है मुझे थोड़ा सा। अब क्या करें? उसने बोला इसका निकालो, इन तीनों का माध्य। तो अगर मैं आपके सामने कहूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ऐसे तो करोगे, हाँ कि ना? यही करोगे ना जी? यही वाला करोगे ना? तो आपने कर दिया ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने ऐसा कर दिया तो ये तो आप साफ साफ लिखा था ए बी प्लस बी प्लस सी ए बराबर 0, तो उसकी जगह 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है कितना है, 3m अभी आपने निकाला, तो पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको इनका औसत निकालना, तो औसत कैसे निकलेंगे? अगर मैं इन तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर दूं तो औसत आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9m स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 9, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 3m स्क्वायर। बहुत गलत उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत गलत उत्तर दे रहे हैं आप, सही उत्तर देने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर नाउ? बात समझ में आ गई होगी। आगे वाला सवाल लिया जाए। चलो तो एक और सवाल लेते हैं। सवाल बहुत अच्छे थे इस पेपर में, बल्कि 21 वाला जो पेपर था वो आसान था, ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल था। एक सवाल आपके सामने 94 दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं 1 और 2 के अनुपात में है, प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाए? 3/5 हो जाए। अब सवाल समझो। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके आपके समक्ष हैं। या तो आप ऐसे मान लो कि आप इनको x और 2x मान लो कि ये संख्या x है, ये 2x है, तो आप क्या करेंगे? x प्लस 7 इसमें 7 जोड़ा और 2x प्लस 7 इसमें 7 जोड़ा, तो ये 3/5 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 6x प्लस का 21। अब कितना हो गया? 5x से इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस का x बराबर 7 5 35 21 14। क्लियर है? 28। क्या बात है, सभी लोग अपना आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना हुआ? दैट इज, हाँ 14 28। क्लियर है? सिंपल। आपने क्या काम किया है फिर से बता दूं, इसको मैंने x माना, इसको मैंने 2x माना। जब अनुपात में बात करते हैं तो सिंपल ऐसी थ्योरी करते हो ना, x बटा 2x क्यों लिखा? क्योंकि ये अनुपात है। उसने बोला इसमें 7 जोड़ दो तो मैंने 7 जोड़ दिया, तो वैल्यू कितना बन जाए? 3/5 हो जाए। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया बस इसकी, तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x प्लस 7 21। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस का 5x इज इक्वल टू 35 माइनस का 21, तो x बराबर 14। तो x का वैल्यू 14 है। उसने बोला तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये कितनी हो जाएगी? पहली थी x बराबर 14, दूसरी हो जाएगी 2x, तो 2 गुणा 14 बराबर 28 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब, 28 इसका सही जवाब मिला है जिन्होंने दिया ए। बहुत बढ़िया। इसका शॉर्टकट भी है, मैंने आपको शॉर्टकट भी पढ़ाया हुआ है। शॉर्टकट कैसे है? आप कहेंगे 1/2 अनुपात था, वो 3/5 बन गया। अब क्या करें? मैंने कहा ना इसका डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे सर 1, इसका डिफरेंस कितना है 2, तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, शायद आपको याद आ जाए। तो ये हो जाएगा 2/4 3/5। दोनों का डिफरेंस कितना? 3 - 2 1। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 है ना, तो 7 की गुणा कर दो, तो 7 की गुणा इधर कर दो, 7 की गुणा इधर कर दो। छोटी संख्या 14, बड़ी संख्या 28। ये मैंने आपको बताया हुआ है। सेशन को शेयर करते रहो आगे जल्दी से लोगों के साथ, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं और आसानी से इसका पूरा फायदा उठाएं। ओके, आगे बढ़े एक और सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये बहुत अच्छा सवाल, इसको कौन करके बताएगा मुझे? देखते हैं। ये सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया था इस कैटेगरी में। क्या था? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। और ये मैंने बहुत बार बताया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। तो याद है ना कैसे करते थे? आपने कहा कि 20 का CP किसके बराबर है? आप कहेंगे कि सर x वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इज दैट क्लियर?
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हालांकि आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिना ऑप्शन के नहीं होगा, आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम नो इशू। बात समझ में आ गई? तो आप तो जानते हैं अगर मैं सीपी को यहां रखूं और एसपी को यहां रखूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x/20। तो मतलब क्या है, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है, सेलिंग प्राइस 20 है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। तो मैं इसका प्रॉफिट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस का x। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 20 माइनस का x मुझे मिल गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। अब उसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, ये तो मेरा प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं, 20 माइनस का x अपॉन x, क्योंकि कॉस्ट प्राइस x है तो प्रॉफिट ये तो होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना। और वो किसके बराबर है, 25% के बराबर है। तो मैं इसको कह सकता हूं ऐसे कि भाई 20 माइनस का x बराबर अपॉन x रख देते हैं 25/100, 1/4। अब क्या हो जाएगा, ये 4 उधर चल तो क्या हुआ, 20 माइनस का x बराबर x/4, इसको उधर भेज दिया तो 80 माइनस का 4x बराबर x, इस x को उधर भेज दें तो 5x इज इक्वल टू 80 और x बराबर 80/5 बराबर 16। इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 16। सही से करने की कोशिश करें, ऑप्शन नंबर सी है 16। सभी लोगों को मैं अभी आज मैं कमेंट कम देख पा रहा हूं क्योंकि मुझे कमेंट मोबाइल में देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि पेपर मैंने एज इट इज लिया है, ठीक है ना। तो 95 का बी ऑप्शन गलत है, बी नहीं होगा। देख लो, आप अपनी टेस्ट कर लो, जो लोग मेरे साथी हैं वो अपने आप को टेस्ट कर लो कि किस जगह आप लाई कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर आपको जानना जरूरी हो जाएगा कि आपके सवाल कैसे हो रहे हैं। एक और सवाल लेता हूं, ठीक है ना। तो ये सवाल मैं बोल रहा हूं बार बार, पेपर आसान नहीं था, ये पेपर आराम से देखो। एक और सवाल था आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन है कि ये मैंने कल ही पढ़ाए थे आपको, सीटेट में भी आए थे ना ऐसे सवाल। यदि बिंदु ए से बी तक जाने में आपकी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी से ए तक वापस आने में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार की औसत चाल क्या है। और शायद आपको पता है कि कार की जब दो दूरियां डिस्टेंस बराबर होती हैं, कि एक कार ए से बी तक गई और बी से ए तक वापस आई, उसने सेम डिस्टेंस कवर की, तो उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है, वो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये सबको पता है और इतना आसान सवाल ही मिला था वहां पर एग्जाम में, है ना। तो क्या करें, आपने पुट कर दिया, तो x का मतलब एक तरफ से गई स्पीड, y मतलब दूसरी तरफ से स्पीड, तो कितना हो गया, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 60 प्लस 40। आप कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 6 चौक 24 दूनी 48। तो राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब था 48 डी। बहुत बढ़िया, इस बार तो क्लैप के लिए बहुत अच्छी बात है। तो देखो इन सवालों में पेपर में, ये पेपर 1 है, पेपर 2 नहीं है, इट्स पेपर 1। पेपर 2 में बाद में कल कराऊंगा, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो कि इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए, है ना। तो चले आगे एक और सवाल लिया जाए। और सभी लोग जो मेरे साथी जुड़े हैं पोल करते रहे, जवाब देते रहे। मनोहर बहुत बढ़िया, अमित सर का 7.5, दिलीप पंडित कैसे हैं आप। चलो आगे बढ़े, एक सवाल की बात करते हैं। ये रहा, ये भी अच्छा सवाल था। चाल समय नदी की धारा और चाल से, यदि एक व्यक्ति के बहाव की दिशा में नाव को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से खेता है तथा बहाव के विपरीत वो 6 किलोमीटर की चाल से बहता है, तो नदी के बहाव की गति कितनी है। नहीं नहीं सीटेट वाला सीमा, सीटेट वाला खत्म नहीं हुआ, वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 30 तारीख को पेपर है। तो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं कि सर हमें यूटेट का पेपर पढ़ा दो, हमारा पेपर 30 तारीख को, और आपके साथ ही हैं। तो इसलिए मैंने क्या काम किया है, आपका भी रिवीजन मैथमेटिक्स का हो जाएगा और सीटेट का जारी रहेगा इन पेपर के बाद, ठीक है। खत्म नहीं किया है, वो चलता रहेगा, लेकिन ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो राइट ऑप्शन क्या, अब देखो ये मैंने बताया था कि एक आदमी नदी ऐसे बह रही है इधर की तरफ, वो ध्यान से समझना, और एक आदमी इधर को चलता है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे आप नदी में तैरते हो और पानी इधर को बह रहा है ऐसे करके, और आप भी उधर को चलो, तो क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है ना। और अगर इसके आप अपोजिट चलोगे तो आपकी स्पीड घट जाती है। तो मतलब क्या है, जब वो पानी में इधर की तरफ चलेगा, मैंने माना पानी का बहाव 8, जो उसकी एक्चुअल चाल होगी, तो मैंने इसमें से x घटा दिया। मैंने माना पानी का बहाव x किलोमीटर था, तो उसकी एक्चुअल चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वो चाल से जा रहा था, उसमें मैंने उसकी जो नदी की पानी के बहाव की चाल थी वो x मानी, वो घटा दी,
ऐसे ही जब वो वापस अपोजिट चला तो वो उसकी चाल क्या होती, वो 6 थी, तो उसमें पानी की विपरीत जा रहा था तो वो जोड़ दी, तो मतलब क्या, उसकी एक्चुअल चाल ये है, दोनों बराबर होनी चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, 8 माइनस का x बराबर 6 प्लस का x, तो यह हो जाएगा 14, भाई 8 से 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। तो यानी जो आदमी की उसकी जो एक्चुअल चाल है बिना बहाव के वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो भाई इस आदमी पानी की चाल क्या हो जाएगी, आप कहेंगे 8 में से 7 कम कर दो, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उस नदी का बहाव है। क्लियर है? गुड इवनिंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग देशराज जी, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मैं समझूं आपको समझ में आ गया है? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन ए, नॉट सी। समझ लो बात को, एक्स तो उस आदमी की चाल है, उस नदी में आदमी की चाल है, वो पूछ रहा है नदी के बहाव की गति कितनी है, नदी का बहाव तो 1 किलोमीटर है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आदमी की चाल मानी है कि आदमी की चाल एक्स है, ठीक है? पर समझो 8 किलोमीटर नदी की चाल प्लस उस आदमी की चाल, तो मैंने आदमी की चाल एक्स मानी, तो पानी की चाल कितनी निकलेगी, 8 माइनस एक्स। ऐसे ही मैंने जब उसके अपोजिट चला तो एक्चुअल आदमी की चाल कितनी होगी, आपने कहा 6 उसके स्पीड थी, एक्स आदमी की चाल, दोनों को जोड़ दिया, तो यू विल गेट द आंसर 1 किलोमीटर बहाव की चाल। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और सवाल देखो, मिश्रण से भी सवाल आया था, तो यानी आपको पढ़ना बहुत कुछ है, और जिन लोगों ने ये सवाल पढ़ने हैं डिटेल में, वैसे मैं इनके बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आने वाला हूं बहुत जल्द, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इन सभी की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप कोई भी जैसे जाके पढ़ सकते हैं। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, कितना है, 3:2। कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए? नमस्कार देशराज जी, कैसे हैं? समझिएगा, 45 आपका टोटल मिश्रण है, उसमें आपने क्या देखा, उसमें देखा 3 और 2 के अनुपात में, 3 में मिल्क है और 2 में पानी है। इस बात को समझना ध्यान से। तो अगर मैं इस 45 को डिस्ट्रीब्यूट करूं 3:2 में, 3 और 2 5, तो 5:45 के बराबर, 1:9 के बराबर। इसमें कितना मिल्क है, आप कहेंगे 9 × 27 लीटर। पानी कितना है, दैट इज 18 लीटर। इज दैट क्लियर? तो मैं लिख दूं यहां पर कि इसमें जो पानी है वो दूध है 27 और पानी है 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो प्रॉब्लम। नहीं रिशु, सीटेट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ये पेपर 30 तारीख को है, सीटेट का पेपर थोड़ा लेट है इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है, वो खत्म नहीं हुए, इसके बाद चलेंगे, ठीक है ना? 3-4 पेपर है, इनको करा दूं, और अपनी आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे कंटेंट की, आप भी देख लेंगे कि आप कितने पानी में हैं, है ना? 27 और 18, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब उसने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, इसमें कितना पानी और मिला दूं कि अनुपात कितना हो जाए, पानी का अनुपात 10 हो जाए और मिल्क का अनुपात 9 रह जाए। अब ध्यान से समझिएगा, क्या आपने इसमें और पानी मिलाया, आपने कोई पानी नहीं मिलाया ना, पानी तो नहीं मिलाया ना, तो पानी तो उतना ही है ना जितना पानी मिलाया। दूध मिलाया क्या, पानी तो मिलाया ना, आपने दूध नहीं मिलाया भैया, तो दूध नहीं मिलाया तो मतलब कितना है, दूध जितना था उतना ही रहा, तो 9 अनुपात किसके बराबर है, 27 के बराबर, तो 10 अनुपात किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 अनुपात हुआ 27/9, 3 के बराबर, तो 10 अनुपात किसके बराबर, 30। तो यानी इसमें टोटल इस समय 30 लीटर पानी है, 18 पहले से था, तो 30 में से 18 कम कर दूं तो 12 लीटर पानी और मिलाया जाए। 15 नहीं आएगा संदीप, सही से समझे सवाल को, 15 लीटर इज द रॉन्ग आंसर, 12 लीटर मिलाया जाए। ध्यान से समझो सवाल क्या कह रहा है, आप उसकी सवाल की फीलिंग को समझेंगे तभी तो सवाल बनेंगे। राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है जी? चलो एक और सवाल, तो ये सवालों को समझिए, मिश्रण वाले सवाल बड़े मजेदार हैं, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएंगे आपसे, बस समझते चलो, वीर तुम बड़े, चलो आगे देखते हैं, अभी सवाल बहुत कुछ है, पिटारे में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सवाल आपके समक्ष एक और, पिता की उम्र आपके सामने दी गई है, पिताजी कितने हैं, पिताजी की उम्र पुत्र की से दुगनी है, नो प्रॉब्लम। रिशु बाद में कराऊंगा, रिशु लास्ट में रुकूंगा जब बताऊंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, जो भी समझ में ना आए मुझसे लास्ट में पूछ लीजिएगा, मैं लास्ट में रुकूंगा और आप सबके डाउट लूंगा, ठीक है? तो आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, इसको खत्म करने के बाद आपके सभी के क्वेश्चंस को दोबारा में जो प्रॉब्लम होंगी उनको कराऊंगा, पहले पेपर हम हल कर लें, ठीक है ना? तो पिता की उम्र पुत्र की दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता की पुत्र से 12 गुना उम्रदराज थे, तो अगर मैं पुत्र की आयु x मानूं तो पिताजी की आयु 2x हो जाएगी, नो प्रॉब्लम।
उसने कहा 20 साल पहले। अब देखो, अगर इसके सन की उम्र x है तो 20 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस का 20। भाई अगर मैं आज 25 साल का हूं तो 20 साल पहले तो मैं 5 साल का ही रहूंगा ना, तो कम करना पड़ेगा ना, घटा दे, घटा दिया। तो पिताजी कितनी हो जाएगी, पिताजी की बोलेंगे आप 2x माइनस का 20। तो अब उसने बोला कि पिताजी की उम्र दुगनी हो जाती है, तो मैं इसको लिख दूं कि x माइनस 20 पुत्र की आयु की 12 गुना है पिताजी की आयु। ठीक है, तो क्या करें, 12x माइनस 240 बराबर 2x माइनस का 20। इसको उधर भेजे, इसको उधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 12x माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 240। तो यानी 10x इज इक्वल टू 240 यानी 220। तो x बराबर 220 बटा 10 यानी 22। तो जो पुत्र की जो आयु है वो कितनी है, 22 साल है। तो पिताजी कितनी थी, 2x 44 साल। आंसर मिल गया। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं होती। तो पिताजी की उम्र 40 साल है, पुत्र की उम्र 22 साल है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात कर लेते हैं फिर आपसे। चलिए वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेजी से चलेंगे, सारे सवाल करने हैं हमें। और देखो एक और सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल था, इसको तो आप सभी जानते हैं कि 8% वार्षिक दर से 10,000 रुपए का 9 महीने का ब्याज कितना होगा। और आप ये सब जानते हैं कि अगर मैं बोलूं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन टी टाइम क्या है, वर्ष में होना चाहिए। तो P कितना है, 10,000 हम रख देते हैं यहां पर। R कितना है, 8। टाइम कितना, 9 महीने का, लेकिन हम क्या करेंगे 9/12, क्योंकि हमारी दर वार्षिक दी हुई है। और 100 नीचे आ गया, तो 2 0 से 2 0 काट दें, नो प्रॉब्लम। 3 से काटे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 600। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर डी बचकाना है। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है। सीटेट के पेपर हाँ वो सारे मैंने बोला था रिशु आपसे भी, सीटेट के सारे पेपर कराएंगे, लेकिन जिन जो लोग हमसे और भी पढ़ते, सीटेट का पेपर अभी नहीं है, जो लोग हमसे पढ़ते हैं, जो लोग यहाँ कनेक्टेड हैं हमसे, सबका, आप भी है विद्यार्थी हैं, प्रिय और भी हैं विद्यार्थी, सबका ध्यान रखना पड़ता है। उनका पेपर तो उन्होंने रिकमेंडेशन किया है, और बार बार आपने कमेंट में भी देखा होगा कितने लोगों ने कहा कि सर हमें उत्तराखंड टेट का पेपर करा दो सॉल्व प्लीज। तो उनकी थोड़ी सी रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी, हालांकि सीटेट जारी रहेगा, डोंट वरी। मैथमेटिक्स है, पढ़ते जाओ, आनंद लेते जाओ। सवाल मिल गया है आपको सही, एक और सवाल देखते हैं आपकी तरफ। ये रहा आपके सवाल, एक और सवाल। क्वेश्चन आपके समक्ष है 101वां, क्या है, यदि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए व्यंजक x माइनस 2 से विभाजित हो जाता है तो a का मान बताओ क्या होगा। अब समझने की कोशिश करना है इस सवाल को, कुछ भी नहीं करना है, ना टेंशन लेनी है, ना घबराना है, ना डरना है। ऐसे सवालों में आप भाग ना करें कि आप भाग करने बैठ जाए, नो, आप डरेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का a बराबर 0। व्यंजक हमेशा हम इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, या इसको बराबर माइनस ए भी कर सकते हो आप। इसका मतलब देखें तो आपको x माइनस 2 से भाग करने का मतलब क्या है कि आप x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर दो, बस आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, दैट्स इट। पुट करें तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 तिया 12 माइनस का 12 प्लस का a इज इक्वल टू 0। 12 से 12 कट गया, a इज इक्वल टू 0। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने कहा है। बिल्कुल भैया, मैं लगातार यहाँ पर आपको सारे पेपर कराऊंगा, यूके टेट के हैं 3-4 पेपर, तो आप सभी लोग अपने साथियों को लिंक शेयर कर दें जो भी यूके टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि वो सभी लोग जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लें। ठीक है, आज पहला क्लास है, आप बहुत सारे साथियों को पता भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर नाउ, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया, बहुत आसान तरीका है। एक और सवाल बढ़ता हूं आपके आगे और देखता हूं उसका जवाब। ये सवाल बहुत अच्छे से बताइएगा मुझे। क्वेश्चन था ये कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जो 6 से पूरी तरह से विभाजित है। बड़ा सिंपल सवाल है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जो 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब समझने की कोशिश करेंगे इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो आपको इनके बीच में ऐसी संख्या निकालनी जो 6 से पूरी पूरी कट जाए, है ना। तो क्या करें, पहला नंबर कितना होगा, 102। भाई 6 से कटने वाली संख्या 17 छिक्का आ जाएगा। अब इधर क्या होगा, 994।
तो मतलब क्या हुआ, आपने क्या देखा, इधर से नंबर देखें उधर तक नंबर देखें तो आपको कटने वाली संख्याएं आसानी से प्राप्त हो गई। यहां तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सॉरी 996। ओके, अब क्या करें, अब इसका सीधा तरीका क्या है कि आप अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को घटा दो। अगर मैं आपको एपी ना यूज कराऊं तो 996 माइनस का 102 अपॉन कितना है 6 नंबर से कटने वाली प्लस 1, ये इसका सीधा फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं ऐसे करके, अदरवाइज अगर आप एपी से करेंगे तो आपको टीएन निकालना पड़ेगा, और वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता लगेंगी। ठीक है, मैं दोनों से करा देता हूं, हालांकि ये फॉर्मूला भी सेम है। तो क्या हुआ, आप कहेंगे इसमें से, सॉरी 996 इसमें से घटा दे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4, 9 ऐसे के ऐसे ही आ गए, और 8 में 6 का डिवाइड करें तो 149 प्लस 1 बराबर 150 इसका सही जवाब है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सीधा सवाल पुट करो, आंसर मिल जाएगा। एपी से करोगे तो क्या करना पड़ेगा, मैं एपी से भी करा देता हूं, ठीक है ना। एपी से कैसे करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। उसमें क्या बताया मैंने, आपका 102 से स्टार्ट हुआ और लास्ट टर्म कहां पहुंची 996। तो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर टी एन मीन टर्म, हम कौन सी वैल्यू निकाल लें 996 को, ए मीन्स फर्स्ट टर्म 102, एन माइनस 1 एन निकालना है माइनस 1, डी कितना है इनके बीच का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस तो है। तो आप भी तब भी करेंगे तब भी वही बात है कि देखो 996 माइनस 102 फॉर्मूला अपॉन 6, और इस माइनस 1 को इधर भेजेंगे प्लस 1, तो फॉर्मूला तो यहीं से निकला है ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी। हाँ ऑप्शन से भी कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ऑप्शन से करते समय कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ये ऑप्शन से नहीं होगा। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े, दोनों तरीके से मैंने बता दिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का सिलसिला मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, चलिए ये भी अच्छा सवाल एक और मिला है मुझे। सवाल बहुत खूबसूरत है इस पेपर में, अगर आप दमदार हैं तो इसको करने की कोशिश करें पेपर को, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत पेपर है। अगर आप इसको कर लेंगे, ये मेरा मानना है कि अगर आपने इस पेपर के सभी कॉन्सेप्ट को समझ लिया और इसके रिलेटेड सवालों को कर दिया तो पेपर में आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले। एक कक्षा में 20 छात्र भौतिक विज्ञान, 17 छात्र गणित, 12 भौतिक विज्ञान और गणित दोनों पढ़ते हैं, और 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, आएगी 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 रिशु, जितनी इसमें उतनी ही आएगी तो क्या देखेंगे जवाब क्या मिलता है मुझे, समझिएगा। अब इस सवाल को मैं वन डायग्राम से बताऊंगा, हालांकि आप चाहें तो फॉर्मूला भी इसका है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका बेसिक फॉर्मूला। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम से समझेंगे। मैंने कहा ये मेरे पास एक गोला है जिसमें कितने हैं, मैंने माना ये है छात्र किसके, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के हैं, और ये वाला गोला जो मैं बना रहा हूं इधर, ये किसका है, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा गणित का मैथ। उसने बोला इसमें कुछ बच्चे कॉमन है दोनों में, कौन से बच्चे कॉमन है, कितने बच्चे कॉमन है, पहले वो ही लिख लो 12। तो 12 बच्चे फिजिक्स में भी हैं और 12 बच्चे मैथ में भी हैं, टोटल फिजिक्स में थे 20, तो फिजिक्स में 12 तो ऑलरेडी आ गए, तो कितने बचे 8 लिख दूं यहाँ पर, 12 8 20 टोटल हो गए ना। अब कॉमन तो आपको दिख ही रहा है, इसमें थे 17 बच्चे गणित में, 12 पहले से लिखे हैं तो 5 ही हो गए। समझना कि 12 दोनों में कॉमन है, दोनों में काउंट होंगे, तो टोटल फिजिक्स में कितने 12 8 20, मैथ में कितने 15 और 12 17, टोटल बच्चे कितने हो गए 8 प्लस का 12 प्लस का 5, तो दैट इज 25 बच्चे, इन दोनों में 25 बच्चे हुए। अब उसने बोला 10 बच्चे अन्य भी थे जो अन्य विषय पढ़ते, 10 वो भी जोड़ दो, तो टोटल बच्चे कितने हैं, दैट इज 30। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन 35। आपके आंसर बहुत कम मिल रहे हैं, क्या ये सवाल आपने पढ़े नहीं है, तो मैंने सब पढ़ाया हुआ है, अगर आप चैनल पर जाएंगे सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पैड दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसमें सारे प्रैक्टिस सेशन, सारे पेपर, सारे पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े, लाइक करते हुए, लाइक की कंजूसी ना करें, आज लाइक मुझे कम दिख रहे हैं, क्या बात है, क्या लाइक इतने कम मिलेंगे आप लोगों की तरफ से, लाइक बढ़ाओ भाई, लाइक में कैसे काम चलेगा, इतने कंजूसी कैसे हो रही है लाइक में, ये थोड़ी सा मुझे बुरा लग रहा है, मैं बोल नहीं रहा तो लाइक ही नहीं कर रहे हो, ये तो आप खुद ही कर देंगे, मुझे ऐसा विश्वास था, लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा, मुझे क्या लग रहा है। देखो ये सवाल मैंने आपको एडवांस नंबर सिस्टम में पढ़ाया था, अभी मैंने 4-5 दिन पहले एडवांस नंबर सिस्टम की क्लास लिया था। अब इसको समझते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, ध्यान से समझना, इसका मीनिंग क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल।
ठीक है ना, फैक्टोरियल कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन लोगों को जाना वो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इन सवालों को समझ लो। आप सीटेट के बाद सुपर टेट दोगे, कुछ भी दोगे तो ये सवाल वहां भी मिलेंगे, तो अपन आपको चेक कर लो कितनी पानी में है, कितना आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आपको ये लग रहा है कि हम तो सिर्फ सीटेट ही पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे, तो यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। तो 1 2 3 और 100, अब 6 से भाग करना है, तो इसका मीनिंग क्या। अब इसको ध्यान से समझिएगा, सवाल का क्या निचोड़ निकलता है। इसका मतलब है कि 1 में 6 का भाग, 2 में 6 का भाग, 3 में 6 का भाग, 100 में 6 का भाग, हर किसी टर्म में 6 का भाग करोगे तो लास्ट में आपको शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। संदीप मैं कौन सा है सर, आप ऐप नहीं है, सब यही है, विदाउट ऐप मैं फ्री पढ़ाता हूँ, विदाउट ऐप। ऐप का था, ऐप में पैसा लगता है, पैसा लिया जाता है बच्चों से, ऐप नहीं है, सब यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, यूट्यूब पर पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना। तो देखें अब जवाब क्या मिलता है। अब सवाल समझो, इस फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं पहले वाले टर्म की बात करूं, उसका मतलब क्या, 1/6। दूसरे वाले टर्म की बात करें 2/6, तो ये फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो नंबर है उसकी लास्ट वाले नंबर तक गुणा जब तक 1 ना आ जाए, इसका मतलब ये है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1/6। फैक्टोरियल आगे वाला 4/6 होगा, तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/6। लेकिन हमने एक कहानी देखी, वो कहानी क्या आप देखी कि यहां तक तो ठीक है, 1/6 इसमें एक शेष बच जाएगा, 2/6 में भाग करेंगे तो 2 शेष बच जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर आए 6/6 हुआ, 6 पूरा काट दिया तो शेष 0 हो गया। और आगे हर किसी सवाल में जब फैक्टोरियल बढ़ाओगे आप आगे, तो 3 दूनी 6 आपको हमेशा मिलेगा। तो जितने भी आप आगे, जितने भी सॉल्व करोगे, खोलोगे 100 तक, 3 गुणा तो सब में मिलेगा, तो सबको 0 कर देगा। मतलब क्या हुआ कि इसके आगे वाली सारी टर्म क्या बन गई, 0 0 0। अब ये सिर्फ टर्म बची कौन कौन सी, 1 + 2 + 0 + 0, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ना ना ना, अभी नहीं, पैसा बहुत ले लिया है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे से मन भर गया है, अब सब फ्री है, जो भी है अब यहाँ फ्री देंगे। मैं ऐप नहीं बना रहा हूँ कोई भी, चाहता सबसे पहले ऐप में बना सकता था, लेकिन अब नहीं, सब फ्री शिक्षा। ओके, बात समझ में, फिर से बताएं, ये सवाल थोड़ा टफ होगा समझने में, डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम कर रहा होगा ना। समझ लो दोबारा मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। ये लिखा है 1/6, तो जब 1 में 6 का भाग करोगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा ना, शेष 1 ही बचेगा ना। अब बात करें 2, ये जो फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, मैं लिख देता हूं। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना फैक्टोरियल होगा उसका, मैं लिख देता हूं ऐसे, अगर ये फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब क्या, 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 लिखा तो इसका मतलब क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी लास्ट तक चलेगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अगर मैं बोलूं फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, तो मतलब क्या होगा इसका, 6 से सबकी गुणा, 6 5 4 3 2 1 तक गुणा, ठीक है, ऐसे है ये। इज दैट क्लियर। अब क्या करें, तो यहां पर देखें 1/6 = 1। अब हम समझने की कोशिश यहां पर करते हैं। क्या हुआ कि अगर मैं इसको करूं, एक दूसरे वाले को ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1/6 ना। तीसरी वाले को ओपन करें तो क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/6। नेक्स्ट टर्म क्या है कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को कैसे करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/6। नेक्स्ट टर्म आएगी फैक्टोरियल 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे तो होगा ये, और ये 100 तक जाएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा वैल्यूएशन क्या किया यहां पर कि यहां पर जैसे मैंने देखा 3 दूनी 6, तो ये इसकी गुणा 6 आई ना, 3 दूनी 6, 6 जैसे पूरा कट जाएगा। तो जब 6 ने ऊपर वाले को पूरा काट दे, शेष तो 0 बन गया ना, शेष तो 0 बन गया ना। तो अब आपके जितने भी टर्म आप आएंगे, फैक्टोरियल 4 आए, फैक्टोरियल 5 आए, फैक्टोरियल 6 आए, ये 3 गुणा 2 तो सब में चलेगा ना। तो जितने भी आगे रिमाइंडर मिलेंगे वो सब 0 मिलेंगे। तो मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ इसमें डिवाइड किया तो आपको 1 शेष मिला, 2 में डिवाइड किया तो 2 शेष मिला, 3 में डिवाइड किया तो शेष 0 था, 4 में डिवाइड किया तो 0 था, 5 में डिवाइड किया 0 था। अब आगे जाओगे तो 0 0 आ जाएगा ना। इसका सही जवाब क्या मिला, 3। तो इस संख्या को 6 से भाग करने पर आपको 3 आंसर मिले। क्लियर है, बात समझ में आ गई।
क्लियर है? बिना समझ में आया? भाई लाइक जरूर कर दो, बिना लाइक के बात नहीं बनी। अपना लाइक में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं, मैं इस बात से बड़ा परेशान हूं। क्या लाइक लगाने के पैसे वैसे लग रहे हैं क्या? पैसे देने पड़ रहे हो? तो ठीक है, आगे बढ़े एक और सवाल की तरफ। चलिए, वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन है। देखो ये बहुत अच्छा सवाल था। मैंने कहा ना, इसमें सब कुछ मिला आपको जो पेपर 2 में मिलता, पेपर 1 में ही था। 3 पदों के लिए कुल 7 अभ्यर्थी हैं। पदों को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है? सवाल बहुत सिंपल है। There are 7 candidates of 3 posts. In how many ways can the post be filled? आपको बताना है इसका जवाब कैसे मिलेगा। और ये क्या है? ये है परमुटेशन, यानी ये है क्रम। जब क्रम की बात करते हैं तो क्रमचय और संचय, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। और आपको बता दें ये परमुटेशन है तो 7 अभ्यर्थी टोटल हैं, तो 7 और 3 पद हैं, तो P3, 7P3 आपको ये निकालना है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये सवाल है, ठीक है ना। अब ये होता क्या है, इसको बोलते हैं NPR। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल का n-r, ये इसका फॉर्मूला है। इसको ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो n की जगह क्या है? 7 है। फैक्टोरियल, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल को 7 ऐसे भी लिख सकते हैं और 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं। अपॉन क्या होता है? 7 माइनस का r कितना है? 3। तो ये सॉल्यूशन क्या बना? आपने कहा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा फैक्टोरियल का 4। नीचे क्या बचा? 7 माइनस का 3 फैक्टोरियल का 4। 4 से 4 काट दें तो कितना हुआ? 6 पंजे 3 सत्ते 21, 210। यानी उनको 210 तरीके से भरा जा सकता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? हाँ के ना? क्लियर है? नो प्रॉब्लम, नो इशू, बात समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो समझ में आनी चाहिए बात, जब तो आपके सवाल अच्छे बनेंगे। क्लियर है? इसको बोलते हैं NPR। एक होता है NCR, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल का n अपॉन फैक्टोरियल का r इंटू फैक्टोरियल का n-r। ये इस तरह से चलता है। 210 इसका सही जवाब है। सवालों को देख के क्या हुआ, लोग निकलने लगे हैं, पता नहीं पेपर में कैसे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। खैर मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम रुकने ना रुकने का, ये आपका है। मेरी कोशिश है आप तक मैं पहुंचाऊं अपनी बातें, बाकी तो आप पर डिपेंडेंसी है। यदि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान बराबर हो, यानी उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो दोनों इक्वल हैं। किस किस की? एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसकी परिधि, परिधि कितनी होती है? 2πr। वो किसके बराबर? क्षेत्रफल के बराबर। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो अब देखो मैं r से r काट दूं, पाई से पाई काट दूं, तो r का वैल्यू 2 हो गया ना। तो उसने बोला तो व्यास का आंकिक मान क्या होगा? तो व्यास क्या होता है? हमेशा 2r। तो कर दे 2 गुणा 2, तो कितना होना चाहिए? 4 इकाई। हाँ, कोई जो है वो रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको पढ़ना है वो रुकें, सवाल की लेवल को देखें, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं, जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे हैं, हालांकि शिकार बैन है, शिकार करने जा रहे हैं गीदड़ का, तो आपको अस्त्र शस्त्र जो भी है वो शेर वाले रखने पड़ेंगे, कि रास्ते में शेर मिल जाए तो पता नहीं कहां आपको निपटा दे, आप निपटाने शेर को जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि सीटेट में जितना आसान लेवल है वही मिले, इस बार बढ़ सकता है, तो फोकस करें चीजों पर, समझें। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? बहुत ही सिंपल सवाल है। आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी लंबाई और चौड़ाई को माप कर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बड़ा आसान सवाल है। अगर मैं इसको बेसिक से बताऊं, सिंपल, तो ये एक आयत था, मैंने माना इसकी लंबाई जो है वो 100 है और इसकी चौड़ाई जो है वो भी 100 है, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 100 में 100 की गुणा करेंगे 10,000 ना। अब क्या हुआ, आपने लंबाई को दुगुना कर दिया, तो लंबाई कितनी हो गई? 200, और चौड़ाई को आधा, चौड़ाई होगी 50। अब दोनों की गुणा करें तो अब भी तो 10,000 आएगा। हाँ ओके कोमल, मैं सारे पेपर करा दूंगा सॉल्व। अभी 2019 का आज मैं करा रहा हूँ, 2020, 2021, 2018 का भी करा दूंगा, डोंट वरी। इज दैट क्लियर? आज समझ में आ गई? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है 0%। तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसकी लंबाई को आधा और चौड़ाई को, सॉरी लंबाई को डबल और चौड़ाई को आधा करेंगे तो उसका क्षेत्रफल वही होगा जो पहले वाला था। क्लियर है? आगे बढ़े। वेरी गुड। एक और प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, चाहूंगा इसका भी जवाब थोड़ा सा अच्छा दे दें आप, तेजी से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल बड़ा आसान था ये वाला, तो थैंक यू कोमल जी। समझिएगा सवाल का मीनिंग क्या है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 20 है। अब देखो घन क्या होता है? घन ये होता है
जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और वो 3D शेप में होता है। उसने कहा इसका पृष्ठ, अब जो पृष्ठ होता है घन का वो होता है एक वर्ग। घन के सारे पृष्ठ क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। अब जब किसी पासे को या डाइस को देखेंगे तो आप देखेंगे उसके पृष्ठ क्या होते हैं? वर्गाकार होते हैं। और वर्ग का परिमाप होता है 4a और उसकी लेंथ दी है आपको 20। तो a कितना हो जाएगा? 20/4, तो 4 अपन जे 20। तो इस वर्ग की भुजा 5, इस घन की एक भुजा 5 है। जब घन की एक भुजा 5 आपको दी हुई है तो आप बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है a क्यूब, तो 5 का क्यूब कर दें तो कितना होगा? 125। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 125। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को? तो तेजी से आप लोग भी करते रहें जिससे कि आप सभी सवालों को समझ पाएं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात आपके सामने रखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल की बात करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना सही से आ जाए ना तो सवाल में गलती नहीं होंगी आपसे, ये मेरा मानना है। ठीक है, समझते हैं सवाल एक और क्या है। निम्नलिखित चित्र में यदि B/C 2:3, अब समझ गए सवाल को ढंग से। तो अगर B का वैल्यू 2 है तो C का वैल्यू 3 है, और शायद आपको बहुत पहले से पता है। चलो इसको देख लेते हैं। एक सीधी रेखा BD है ना, ये BD एक सीधी रेखा है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे निकालने की, फिर मैं बता देता हूं कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का टोटल उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। याद है ना सबको? किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का टोटल उसके बाह्य त्रिभुज कोण के बराबर होता है। अगर मैं इसको आपके अकॉर्डिंग x मान लूं, क्योंकि आप x से ज्यादा अच्छा समझेंगे, तो मैं बोलूं 2x + 3x कितना होना चाहिए? 130 होना चाहिए। तो 5x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 130। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 130/5। तो 5 दूनी 10, 5 छंग 30, यानी एक x का वैल्यू कितना है? 26 है। उसने क्या बोला है? तो एंगल B का मान बताओ। एंगल B तो 2x था, तो 2 × 26 कर दें तो राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसको बोलेंगे 52 डिग्री। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। और एक सवाल लेते हैं तेजी के साथ, क्योंकि समय कम है, अभाव है और सवालों का प्रभाव है। तो एक और सवाल आपके समक्ष रख लेते हैं। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन में कहा आपसे एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीवा की वृत्त की केंद्र से दूरी कितनी है? यानी आपके समक्ष ये क्या है? ये एक वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 13 है, और इस पर कोई जीवा है ये वाली ऐसे, और जीवा की लंबाई कितनी? 10 है। तो शायद आपको पता हो, अगर मैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डालता हूं तो वो जीवा को दो भागों में तोड़ता है, समद्विभाजित करता है ना। तो ये भी 5 का, ये भी 5 का, और यहां से यहां तक, यानी इस केंद्र से ये कितनी यहां तक की दूरी हो जाएगी? दैट इज रेडियस ना। अब उसने क्या बोला? इसका वैल्यू बता दो, और रेडियस 13 है। तो आपको एक ऐसे ट्राइंगल पता लगा ये वाला, जिसमें ये कितना है? ये 5 है, तो ये 13, और इसकी वैल्यू पूछे। शायद आपको ट्रिपलेट पता होगा, नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस इस सपोज इसको x मान लो, x का स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 169 माइनस का 25 का स्क्वायर, तो x बराबर 144 का वर्गमूल बराबर 12। और नहीं तो आप ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? 110 का ऑप्शन नंबर है। अब 111वें क्वेश्चन को कौन करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है और मैं चाहूंगा इसका जवाब आप लोग दें। तो सवाल का जवाब क्या है समझेंगे। यदि t² - 4t + 1 = 0 हो तो t³ + 1/t³ का मान क्या होगा? तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। यदि t² - 4t + 1 = 0 तो t³ + 1/t³ का मान। अब इस सवाल को करने के लिए बहुत सारे नियम, रूल, कानून आप लगाते हैं और सवालों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें आप नियम कानून कौन से लगा रहे हैं और कौन से सवाल आपको समझ नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं इस सवाल को करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने कहा t² मैं लिख दूं इसको। अगर मैं आपके सामने t का वैल्यू निकालूं या मैं 4t का वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि मुझे t का वैल्यू चाहिए, हाँ वो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूं, एक मिनट साफ कर लेता हूं तब बता।
कोई इसका आंसर मुझे देने को तैयार बैठा है? अगर हो तो कोई साथी मुझे बता दे, कोई साथी कोई भूला है यहाँ पर? ये तो कोई बात नहीं है। इसको कह सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 40। मैं इस 40 को उधर भेज दे जीरो के पास, माइनस का प्लस हो गया। टी से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, जब टी से डिवाइड किया तो क्या होगा? टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी बराबर 4। तो मैं कह सकता हूं टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4। अब तो सवाल बन गया आपका, अब तो बन गया। और मैंने क्या बताया, अगर आपसे बोला है टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4 और क्यूब पूछा है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया हुआ डायरेक्ट ना, कि क्या करेंगे पी क्यूब माइनस 3, यानी इसका क्यूब पूछा है तो इसका क्यूब करके तीन गुना घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब माइनस का 3, तो 4 चौक 16 चौके 64 माइनस का 12 बराबर 52। अब ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हो कि इसका दोनों साइड का क्यूब कर लो, परेशान ना होइएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ऐसे कर लो, टी प्लस 1 अपॉन टी का आप क्यूब कर दें, वो क्या होता है? वो होता है टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 3 इंटू 1 अपॉन टी इंटू टी इंटू टी प्लस 1 अपॉन, ठीक है ना? इस टी से ये टी कट जाएगा। इसका वैल्यू आपको पता है, टी प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4 दिया है तो हम यहाँ 4 पुट कर देंगे। इसका वैल्यू आपको निकालना है, टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी क्यूब प्लस 3 इंटू इसका वैल्यू आपको पता है 4 है, वही हो गया ना? तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 12 बराबर 52। इज दैट क्लियर? तो आप इतना समय ना वेस्ट करके आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं। 52, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्लियर हो गया है? एक और सवाल लिया जाए तो चलो एक और सवाल ले लेते हैं। अब थोड़े से पेडागोगी के सवाल देखते हैं, कितने आसान सवाल पेडागोगी के पूछे गए, इनमें तो आप सिकंदर हैं। गणित संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? खेल विधि, प्रयोग विधि, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि से सिखाते हैं? ऑलवेज खेल विधि, क्योंकि एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी मेथड से आप संख्याओं को नहीं समझा पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा दिखता है ना सी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों लिखे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पढ़ के आंसर करो, ये गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर ए होगा सिर्फ, क्योंकि प्रयोग विधि यानी एक्सपेरिमेंट मेथड लैब में किए जाते हैं और लेबोरेटरी में आप बच्चों को गणना करना नहीं सिखाते। बच्चा गणना करना हमेशा खेल विधि से सीखता है और वही उसको ज्यादा पसंद भी होती है ना, प्ले मेथड। बढ़िया, एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है? गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? विच प्रिंसिपल इज फंक्शनल एज फाउंडेशन फॉर असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग? पाठ्यक्रम का, पाठ्य वस्तु का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट, अधिगम व समानता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इनइक्विटी। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब की बार तो आपका जवाब सही आना चाहिए। क्यों? देखते हैं कैसे आना चाहिए। इसका रीजन क्या है समझिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप ध्यान से देखिएगा, गणित अधिगम के आकलन के लिए नींव का कार्य कौन सा सिद्धांत करता है? और मैं आपको बता दूं, ये जो मैं यूटेट के पेपर करा रहा हूं, यूटेट के जो भी प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा वो मैं सुबह 6 AM कराऊंगा, इसलिए मैंने बताने के लिए सेशन लिया था। 6 AM से मैं यूटेट के सुबह प्रैक्टिस सेशन और ये प्रीवियस ईयर कराऊंगा सुबह मॉर्निंग में 6 बजे डेली, ठीक है ना? संडे में मैराथन कराऊंगा, शाम को सीटेट कंटिन्यू चलेगा। ओके, ठीक है ना? सभी लोग इससे परेशान थे, अनबिकते कि हमारा कैसे होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? आगे बढ़े। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। गणित अधिगम में आकलन की नींव का कार्य पाठ्य वस्तु सिद्धांत, अधिगम व समानता का सिद्धांत दोनों ही होते हैं। ओके, क्योंकि शाम को सीटेड वाले बच्चे पढ़ते हैं, सुबह को 6 बजे मैं कोमल जी क्लास लगा रहा हूं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़े से बच्चों को बुलाएं, जिससे कि मैं भी सुबह उठ के क्लास लूं, आप भी उठें, तो थोड़ा सा आनंद आए और सभी लोग जुड़ पाए। कल से होगा मनोहर, कल से तो नहीं करेंगे, परसों से करेंगे, ठीक है ना? हाँ, 30 सितंबर से पहले सारे, लेकिन ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी आपको भी लेनी पड़ेगी, जिससे कि बाकी बच्चों को आप जोड़ पाए। सैटरडे में करूंगा विनय, सैटरडे में मॉर्निंग में 6 बजे से, और संडे में मैराथन रखूंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। गणित अधिगम के आकलन का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग? देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा जी। ओके सिद्धि, तो पाठ्य वस्तु का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, पक्षता का सिद्धांत या फिर निष्पक्षता का सिद्धांत? जी,
कोई बात नहीं पल्लवी, उन्हें लगता है कि उनका टाइम, कोई बात नहीं, विद्यार्थी जीवन है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी बच्चों को समावेशी शिक्षण देना, इसलिए मैंने टाइम अलग कर दिया इसका, जिससे कि उन लोगों को पता लग जाए कि क्लास सुबह 6 बजे होगा। ओके, तो चलो देखिए क्या मिलता है। पाठ्य वस्तु का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, पक्षता का सिद्धांत है, निष्पक्षता का सिद्धांत। और आप पता है कि आकलन के लिए पक्षपात बिल्कुल गलत है। अगर आप बोलेंगे कि मैं तो पार्शलिटी करूंगा, तो पार्शलिटी पर तो केस है, और पार्शलिटी से बच्चे के मन में घृणा कुंठा भी पैदा होती है। इसलिए पक्षता का सिद्धांत यानी पक्षपात यानी पार्शलिटी आप नहीं कर सकते। ये सिद्धांत अधिगम में के आकलन में, असेसमेंट में लागू नहीं होता है, ये आप जानते हैं। बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, उसको भी देखेंगे। इनमें से कौन से गणित अधिगम में स्वयं आकलन की तकनीक है, यानी सेल्फ असेसमेंट की इनमें से कौन सी तकनीक है? क्वेश्चन है छानबीन करना, तुलना करना, स्व विश्लेषण या उपरोक्त सभी। इंक्वायरी, कंपेयर, सेल्फ एनालाइजिंग। और आपको बता दें, अगर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप इंक्वायरी भी करते हैं, यानी छानबीन करते हैं, जिसको खोज विधि कहते हैं। आप दो चीजों का कंपैरिजन भी करते हैं, जिससे कि आप जान पाए कि ये चीज कैसी है, और आप अपना सेल्फ एनालाइज भी करते हैं। तो तीनों चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, एक और बढ़े आगे। चलिए एक सवाल और आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। इनमें से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो सटीक अभिव्यक्ति, सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग, ए और बी। इसकी पेडागोगी बड़ी मजेदार थी, पेडागोगी में तो पूरा, हाँ, आपको आनंद की प्राप्ति करा दिया था। पेडागोगी इतनी बढ़िया आई थी कि पेडागोगी में तो पूरे पूरे नंबर मिले होंगे सब लोगों को। तो राइट ऑप्शन इसका जान गए होंगे कि गणित की शिक्षण में आप अभिव्यक्ति यानी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सही होना चाहिए, और गणित में जो भाषा का प्रयोग हो जाए वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को चीजें समझ में आए। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और देखेंगे इसका जवाब कौन कौन महारथी देगा। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए क्वेश्चन है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस प्लस 1/49 × 50, इनमें से इसका मान कौन सा होगा? सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे। और 117वां प्रश्न है, यानी 120 तक क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ कामनी मैम भी आपको जो है सीडीपी जो यूटेट की है, सीडीपी के साथ हिंदी जो यूटेट की है वो कराएंगी। तो आप सब लोग बने रहें हमारे साथ। तो क्या हुआ समझेंगे। अब ये सवाल को करने की ट्रिक देखिएगा। अब इस सवाल को करेंगे तो मुश्किल लगेगी, तो मैंने क्या देखा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? 1/2 1/6 ऐसे तो लिखा है। तो इसको देखें तो ये 1/6 हो जाएगा, इसको देखें तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके साथ ऐसे चलेगा, लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगी कि आप कब तक करेंगे। तो इसको करने का टेक्ट देखिए कैसे करेंगे। अब मुझे इसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना है, 1/2 ही तो है। तो मैंने क्या काम करा, 1/1 माइनस का 1/2 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा जी? 1/1 माइनस 1/2 कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 1/2 ही मिलेगा ना यहां से। क्लियर है। अगर मैं इसको लिखूं 1/6 नहीं, 1/3 दूनी 6, इसको लिख सकता हूं मैं 1/2 माइनस का 1/3। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। आई एम जस्ट चेंजिंग दिस सिनेरियो। तो 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आ गया, तो ये 1/6 बचेगा। सेम है, अगर मैं 1/12 है इसको मैं करूं तो उसको लिख सकता हूं मैं 1/3 माइनस 1/4। तो जिन संख्याओं में गुणा हो रही है उन दोनों को मैं अगर मैं घटा दूं तो मुझे सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? तो प्रॉब्लम तो नहीं है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसी से सवाल बन जाएगा। तो मैं कर दूं सवाल को। अब देखो मैंने कहा 1/1 माइनस का 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 1/3 प्लस 1/3 माइनस का 1/4 प्लस ऐसी 1/4 माइनस का 1/5 अप टू सोन ऐसी चला जाएगा ना। 1/49 माइनस का 1/50 ऐसे चलेगा ना लास्ट तक। तो अगर आप देखें तो प्लस माइनस का देखो, तो यहां पर सोचने की देखिए बात क्या है। देखो 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 माइनस 1/2 3 प्लस 1/4 माइनस, सब कट जाएंगे यहां तक। तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1/50 ही बचेगा ना। और ये क्या हो जाएगा, 50 में से 1 गए 49/50। 50 आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे सवालों को छूमंतर ऐसे करते हैं। अब एक सवाल और था खतरनाक सा,
प्रोबेबिलिटी से भी सवाल आया था, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी निपटाते हैं प्रोबेबिलिटी को भी भाई, प्रोबेबिलिटी हमारे दुश्मन थोड़ी है। प्रोबेबिलिटी से सवाल क्या था उसको देख लेते हैं। सवाल 118 था, उसने क्या बोला, वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी है। सवाल समझिए ढंग से, वर्ष यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 53 संडेज इन ईयर 2020 इज व्हाट। अब प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रायिकता, यानी किसी चीज के होने की, घटना की संभावना, उसको तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी वैसे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी कितनी टोटल घटनाएं हो सकती हैं और आपकी फेवरेबल कितनी है, यानी आपकी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी आपको कितने चाहिए। तो राइट ऑप्शन सी मिल रहा है मुझे 6/7। लेकिन मैं आपको बता दूं, समझिएगा, आप सभी जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन हम मानते हैं, अगर उसमें लीप ना लिखा हो, ठीक है ना। अब 365 वर्षों में अगर मैं 7 का डिवाइड करूं, मैक्सिमम 7 का डिवाइड करूं, तो टोटल अगर 52 वीक बनते हैं, यानी 52 संडे तो फिक्स हो गए, 52 तो आएंगे आएंगे, एक दिन बच गया, क्योंकि 52 सत्ते 364 होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब ये लास्ट वाला दिन जो बचा है भाई, 52 तो संडे फिक्स हो गए ना भाई, पूरे साल में 52 आएंगे, तो 53वां संडे होने की प्रायिकता आपको ढूंढनी है। आप जानते हैं कि इस एक दिन में, वीक में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, और संडे। तो इस एक दिन में आने की संभावना संडे की, तो आउटकम कितनी है, 1, और टोटल डे कितने, 7। तो इस 53वें संडे की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, 7 में से कोई एक दिन। तो 1/7 इसका सही जवाब था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। गलती ना करें आप, गलती से भी, गलती करेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी, तो गलती ना करें, सवालों को समझते चलें, आगे बढ़ते चलें, सवाल अपने आप बनते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर। क्या कहा मैंने कि प्रायिकता, ये तो 52 फिक्स हो गए, अब आपको लास्ट में जो दिन आएगा वही तो हो सकता है 53वां, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो संडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल 7 दिन है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स कितनी है, 1, और फेवरेबल आउटकम ऊपर एक्सपेक्टेड आउटकम दैट इज 7। मैंने उल्टा लिख दिया, ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो 1/7। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं एक और जवाब क्या मिलता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये वाला सवाल ही बहुत अच्छा है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और इन सवालों को हम क्या करते हैं, बैक एंड से सॉल्व करते हैं। इन सवालों को बैक एंड से सॉल्व किया जाता है, कैसे, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, इस वाली संख्या को। तो कितने होगा, 5 एकम 5 और 4 9/5, इसको लिख दो 9/5। इस वाले ब्रैकेट का मान ये आया। अब मैंने क्या काम किया, अब मैंने इस वाले ब्रैकेट को ले लिया पूरा, तो इसका वैल्यू कितना बनेगा, ब्लू वाले का 2 + 3 अब इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू तो 9/5 ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा ये 2 + देखो 3 एकम 3, 3 3 9, तो 5/3 कर दूं, 3 दूनी 6 और 5 11/3। इस ब्रैकेट का मान 11/3 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हुआ मेरा 1 + 2/11/3, 3 ऊपर चला गया, तो 1 + 6/11, तो 11 एकम 11 और 6 17/11। इस पूरे ब्लैक वाले ब्रैकेट का वैल्यू हो गया 17/11। अब हम पूरे इसको सॉल्व करते हैं बड़े वाले, इसका मतलब क्या है, 1 + 1/17/11, 11 ऊपर चला गया, 1 + 11/17, या आप कह सकते हैं 1 सही 11/17। राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई सब लोगों को। सवाल बढ़िया है, समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएंगे, और नहीं समझोगे तो नहीं आएंगे, ये आपकी चॉइस है। एक और सवाल ले लेता हूं, ये सवाल भी बहुत अच्छे, सवाल हल्के नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये यहां पर आपको बेशक इतने हल्के लग रहे हैं, अगर ये एग्जाम में आपको मिल जाए ना, तो ये रियली में आपको परेशान करेंगे, टाइम टेकिंग होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि गणित ऐसी चीज नहीं, कहीं से भी कोई पूछ सकता है, और ये आपके सिलेबस में भी है। अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जैसे मैंने कहा कि मैं सीटेट का टाइम डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सीटेट कल से वही टाइम पे चलेगा, लेकिन परसों से सुबह 6 बजे मैं आपकी क्लास शुरू कर दूंगा, जिसमें हम क्या बात करेंगे, यूटेट के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, यूटेट के प्रोटेक्शन आपके सामने रखेंगे।
क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 45 है, ए बी बराबर 18 है, तो 1/a प्लस 1/b का मान बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, और सवाल में लिखा है 5/7, 7/8 या फिर 1/2। सवाल समझिएगा, प्लस माइनस का 1/2, प्लस माइनस का 1/3। तो सवाल में पूछा क्या है, इसको ले लेते हैं पहले। अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ए बी इंटू ए प्लस बी, मुझसे ये वाली चीज पूछी, ए प्लस बी अपॉन ए बी तो पूछा है, क्लियर है। तो मेरे पास तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैंने क्या काम किया, मैं इसको अगर वर्क करूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी का वैल्यू तो मुझे पता 18 है, पुट कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना 18, यही तो है। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम। अब इसको अभी वैल्यू आपको पता है 45 है, तो पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, ए इसकी जगह अगर मैं पुट करूं तो मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 इज इक्वल टू व्हाट, डी ऑप्शन मिल रहा है, प्लस का 1/3 पक्का, आपने कहा 1/3 मिल रहा है मुझे, नो प्रॉब्लम। चलो देख लेते हैं जैसा आपको उचित लगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कहानी ये बनती है कि मैं ए प्लस बी कैसे लाऊं, भाई कहानी ये तो बनती है ए प्लस बी कैसे लेके आऊं, तो इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है कि आप सीधा, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, ए प्लस बी को ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल, यही आ जाएगा ना। अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकाल दूं तो यही तो मिलेगा मुझे, ए प्लस बी। तो अगर मैं इस संख्याओं का वर्गमूल निकाल दूं तो मुझे यही, इसका तो निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा, आपने कहा कि सर 45 प्लस का 36 अपॉन 18 तो बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं पहले इसको। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो a 4 3 7 81 का वर्गमूल 9, तो इस पूरे वैल्यू का कितना मिला 9, तो ये तो 9 हो गया ऊपर, और ये भी कितना 18, क्योंकि वर्गमूल में है तो प्लस माइनस में आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो प्लस माइनस का 1/2 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं होगा, समझ लो सवाल, फिर समझाऊं, समझ में ना आया तो फिर पूछ लो, फिर बता देता हूं, लेकिन समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तभी बात बनेगी, नहीं तो सवाल नहीं होंगे। और ये मैं कह रहा हूं आपसे बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे, आप इसको जरूर प्रिपेयर करें, आप चाहे कोई भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू को मैंने इससे में कन्वर्ट किया और इसका वैल्यू मैंने यहां से निकाला एज पर माई डेटा गिवन, ठीक है ना। तो ये 120 सवाल मैथमेटिक्स कंप्लीट हुए। कल सुबह मैं आपसे सैटरडे में सुबह 6 बजे से मैं अपनी क्लास शुरू करूंगा यूके टेट की, और शाम को सी टेट अपने टाइम पर रहेगा, डोंट वरी डोंट डिस्टर्ब, हम आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यूके टेट वालों को अलग ही पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये जिम्मेदारी थोड़ी सी आप भी उठाएं कि आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिले और विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। लेकिन मैं बार बार देख रहा हूं कि लाइक जो है वो उतने की इतने ही है, थोड़ी विडंबना होती है, 3 दिन देखूंगा, अगर बच्चे आते ठीक है, अदरवाइज के बाद मैं भी क्लास को फिर ऑफ कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप मिलते हैं आपसे और मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार और जय हिंद, टेक केयर, हैव फन गाइस, नमस्कार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शब्दों के साथ सुबह मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।